अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सनस्लिक क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश बाय सेप्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अगर इस वर्ल्ड कप में कोई टीम पावर्ड है, चार्ज्ड है, तो वो इंडिया है। और दूसरों का जिनका तमाशा लगाया है वो भी टीम इंडिया नहीं लगाया है सबका। तमाम टीमों को अपने घर बुला के कोई ऐसा करता है यार, मुझे समझ नहीं आ रही है। तमाम टीम के साथ, ये नहीं कि सिर्फ आज श्रीलंका के साथ आप देख लें, पाकिस्तान के साथ देख लें, अभी तक जो इंडिया तमाम मैचेस खेली है उसमें सिर्फ 2 दफा अपोजिशन को ऑल आउट नहीं कर सकी। वो एक दफा अफगानिस्तान और एक दफा बांग्लादेश, बाकी सबको ऑल आउट किया। इंग्लैंड को 129 पे, और आज के मैच की बात करें तो जनूबी अफ्रीका को 243 रन से हराया है। इंडियन बॉलर्स की एक बार फिर शानदार बॉलिंग, भारत के रविंद्र जडेजा ने 5, मोहम्मद शामी ने और कुलदीप यादव ने 2-2, जबकि सिराज ने 1 विकेट हासिल की है, जो कि मुझे लगता है बहुत अहम विकेट थी क्विंटन डिकॉक की। अगर वो चल पड़ते 15 से 20 ओवर जैसे हम बात करते हैं फखर जमान की, देन मैच उनका हाथ में हो सकता था। लेकिन जडेजा भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने 3 की प्लेयर्स को आउट किया बैक टू बैक और अमेजिंग। प्रोटीज 327 रन का ताक़ुब कर रहे थे और सिर्फ 83 रन बनाकर उन्होंने कहा हम अपनी परवान लेते हैं अपने पवेलियन के जाने। आप लोग जो है ना विराट कोहली की बर्थडे को एंजॉय कीजिए। इंडिया ने मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेट पर 326 रन बनाए, और जो सिनेरियो ये रहा कि श्रेयस अय्यर ने 77 रन की बारी खेली, और अगर विराट कोहली की बात करें उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। मैं हूँ आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं, और बिल्कुल नॉट आउट रहे। मैं बातें बचाना चाहता हूँ विराट कोहली के लिए, तो मैंने कहा था हम पहले सिर्फ उस पर जी 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 जी। तो जनाब ये सारी सिचुएशन आपको फैजान ने बताई, लेकिन ये जो कुछ बताया है मैं चाहती हूँ कि आप और हम मिलकर देखें, उसके बाद अपने एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वाकई ये आज डिसाइड हो चुका है कि जो वर्ल्ड कप 2023 है वो वाकई इंडिया के घर ही रहना है और इंडिया के घर ही जाना है उनके साथ। लेकिन उससे पहले आज का मैच देखते हैं जी। तो बिल्कुल एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक तरफा मैच हमें नजर आया। साउथ अफ्रीका और इंडिया अब तक की 2 ऐसी बड़ी बेहतरीन टीमें रही हैं कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल और फाइनल में दोनों हमें जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन आज के बाद ऐसे लगा था कि हम लोग जो बार बार कह रहे थे कि शायद एक ड्रेस रिहर्सल है फाइनल्स के लिए, तो उसमें इंडिया ने एक बार फिर से बता दिया कि जनाब उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन क्यों, ये एक सवाल है कि उनके पास ऐसे वाकई कौन सी गीदर सिंह है कि जो उनको वाकई कोई नहीं हरा सकता। इसी पर बात करेंगे। फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने खुद भी एक चीफ सिलेक्टर के हैसियत से बहुत सारे प्लेयर्स को चुना, बहुत सारे लोगों में कमियां और खामियां देखी, लेकिन हारून साहब यहाँ तो समझ ही नहीं आ रही। नहीं, समझ में क्यों नहीं आ रही? आई थिंक मैं फील करता हूँ कि अगर आप जितनी भी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्रॉब्ली इंडिया वाहिद टीम है कि जो पहले बैटिंग करते हुए भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है और चेस करते हुए भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है। दूसरी तरफ अगर आप साउथ अफ्रीका को देखेंगे तो जो वो पहले बैटिंग करते हैं तो वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। तीनों ओकेजन्स पे जब उन्होंने चेज हुआ तो एक ही मैच वो बड़ी मुश्किल से जीते, जो हमारी पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। वो इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान वो मैच जीत जाएगा, और यहाँ भी वो अच्छा नहीं कर सके। और इससे पहले नीदरलैंड के खिलाफ भी शायद इसी तरह की कोई सिचुएशन के खिलाफ हुआ था कि नीदरलैंड के खिलाफ भी ये लोग चेज नहीं कर, हार गए थे साउथ अफ्रीका। सो मेरे अपने नज़दीक इस वक्त तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जो फॉर्म एंड फिटनेस और जो रोल डिफाइंड है अपने अपने प्लेयर्स के लिए, इंडिया इस वक्त वो तमाम चीज़ें कर रही है जो इसको किसी भी इवेंट को जीतने के लिए किसी भी टीम को करनी चाहिए, और वो डिलीवर कर रहे हैं। देखिए, हम हमेशा से कह रहे थे कि जी हम जब दोपहर में भी बात कर रहे थे, ये हम कह रहे थे कि डिपेंड करता है कि पिचेस की नौइयत क्या है जी। अगर तो स्पिनर्स को वो हेल्प कर रही है तो स्पिनर्स आउट करेंगे, और अगर फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही है तो फास्ट बॉलर्स आउट करेंगे। और अभी तक हमने देखा है कि इंडिया की एज ए बॉलिंग यूनिट जब फास्ट बॉलर्स उनके उनको मदद मिलती है तो वो रन थ्रू कर देते हैं दूसरी टीम को, और आज स्पिनर्स को मौका मिला। और आज देखिए रोहित शर्मा ने कप्तानी कितनी अच्छी की। यूजुअली वो बहुत लेट लेकर आते हैं जडेजा को। आज उन्होंने पहली दफ़ा उन्होंने अपने 9th ओवर में या 10th ओवर में 9th ओवर में उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, जो अमेजिंग फैक्ट था बॉलिंग का वो ये है कि आउट ऑफ 10 विकेट्स 7 जो है ना वो या एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हुए, एलबीडब्ल्यू हुए और बोल्ड हुए। एक कॉट बिहाइंड हुआ, 2 विकेट के सामने कैच हुए जिसमें एक कॉटन बोल्ड था और एक कवर के ऊपर कैच हुआ। ये शो करता है जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि लाइन एंड लेंथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या विद इन द स्टंप्स। देखिए वहीं से स्पिन हुआ, 2 बोल्ड हुए,
हालांकि उसने महाराज ने भी सुबह अगर देखो तो उसने जो स्पिन करके एक उसको शुभमन गिल को बोल्ड किया था, उसके बाद लेकिन वो समा और इधर वो ना शमसी और ना महाराज उस किस्म की विराट कोहली फैक्टर आ गया ना सामने। विराट कोहली ने तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त, उसके ऊपर तो हम फिर आएंगे। पहले ज़रा मैं उनकी बॉलिंग के ऊपर करूं कि आज उन्होंने कितनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग एज ए बॉलिंग यूनिट और जिस तरीके से फील्डिंग पूरा अटैकिंग उन्होंने आज वो रखा हुआ था। और मेरे अपने नज़दीक साउथ अफ्रीका ने ये तो सबक दे दिया है सबको कि अगर आपने टॉस जीतना है तो साउथ अफ्रीका को आप सेकंड बैटिंग दे दें, पहले आप खुद करें उसके बाद आप उनको बॉलिंग करें। अब ये तो हम ये फील कर रहे हैं कि ऐसा हो, लेकिन क्योंकि अगर पिच अच्छी हुई तो सेकंड बैटिंग में भी वो अच्छा कर सकते हैं। बट आई थिंक इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से आउटप्ले किया, और ये तो दूसरी तमाम टीमों के लिए, अगर तो इंडिया बुरा खुद नहीं खेलती तो जो इस वक्त सिचुएशन उनकी है उनको कोई हरा नहीं सकता। और जो फैंस हैं वो भी कह रहे हैं कि कोई ऐसी टीम तो आए जो हमें मुकाबला दे सके। वो जो इंजॉयमेंट है क्रिकेट की कि आप क्रंच मैचेस देखें इन द वर्ल्ड कप, इंडिया को कोई कांटेदार मुकाबला मिले, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। बॉलिंग की जब हम बात करते हैं, पहला मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 199 रन दिए, 10 आउट किए। अफगानिस्तान के खिलाफ 272 रन दिए, 8 आउट किए। पाकिस्तान के खिलाफ 191 रन दिए इस बॉलिंग ने, 10 खिलाड़ी आउट किए। बांग्लादेश के खिलाफ 256 रन दिए, 8 आउट किए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 273 रन दिए, 10 आउट किए। इंग्लैंड 129 फॉर 10 और श्रीलंका को 55 रन बनाने दिए, 10 आउट किए। और आज साउथ अफ्रीका को 83 रन बनाने दिए और 10 विकेटें ली। जब हम बॉलिंग की बात करते हैं तो लाइन और लेंथ बहुत मैटर करती है, जैसे हारून साहब ने भी बताया है। जो फॉल ऑफ विकेट्स हैं आज हम वो देख लेते हैं, फिर उस पर और डिस्कशन करते हैं कि ये फॉल ऑफ विकेट्स और जो लाइन और लेंथ है, खा वो स्पिनर्स हों या फिर आपके फास्ट बॉलर्स हों, वो कितनी मैटर करती है। जैसे फॉल ऑफ विकेट देखें तो जरूर ये देखें कि किस तरीके से बॉलिंग की है उन्होंने, और इनके स्पिनर्स भी कमाल चले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखें अभी जो पूरी स्टैट्स बताई हैं इन्होंने, एक्चुअली इनके बॉलिंग यूनिट ने अगर उनको पहले बॉलिंग दी है तो उन्होंने इतना रिस्ट्रिक्ट किया है ऑपोजिशन को कि ये रन आराम से कर लें, और अगर सेकंड बॉलिंग की है तो जो टारगेट उनके बैट्समैन ने सेट किया था उससे पहले आउट करें या उनको रिस्ट्रिक्ट करें। सो ये अगर जब दोनों टीमों में आ जाए कि दोनों तरफ उनके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको ये फिक्र नहीं है कि पहले वो बैटिंग करते हैं या वो बाद में बैटिंग करते हैं, इनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अभी जो मुझे नजर आ रहा है साउथ अफ्रीका के लिए तो अब ये एलिमेंट होगा कि वो हर टॉस जीते और उसके बाद वो बैटिंग करें, चाहे सेमीफाइनल में जब भी। हारून भाई 3 दफा ही इंडिया ने जो है वो पहले बैटिंग की, और मैं आपको जो आपने बात बताई कि रिस्ट्रिक्ट किया, उनको चेस करने नहीं दिया। इंग्लैंड को 129 पे ऑल आउट किया, श्रीलंका को 55 पे और 83 पे आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को। मतलब आपने अगर पहले बैटिंग की है, इंग्लैंड के खिलाफ कम रन भी बनाए जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता 3 दफा इन्होंने पहले बैटिंग की है और रिजल्ट्स आपके सामने वो रिस्ट्रिक्ट किया इन्होंने अपनी, ठीक है, अच्छी बॉलिंग, और उसके बाद जब चेस किया तो जितने भी रन उनके बॉलर्स ने उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके दिए वो उन्होंने बड़ी आसानी के साथ चेस कर लिया। आई थिंक इस वक्त तो इनका पूरी की पूरी 11 की जो टीम इस वक्त बनी हुई है ना, वो उनके हर प्लेयर को अपना अपना रोल आज, क्योंकि रोहित शर्मा भी बेंच में बैठे लोग भी, वो भी जी, रोहित शर्मा भी आज यही बात कर रहे थे कि वो हमारे इतने अच्छा बंच बना हुआ है कि हर एक को पता है कि उसका रोल क्या है और उसने उसको कैसे निभाना है, और वो डिलीवर कर रहे हैं। वो कहता है किसी वक्त बुरा वक्त भी आ सकता है, मैं नहीं कह सकता कि नहीं। देखिए बड़ा रियलिस्टिक वे में वो बात कर रहे हैं कि ठीक है इस वक्त तुम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें इसी मोमेंटम को लेके चलना है। सो आई थिंक वेरी जो भी टीम के खिलाफ खेलेगी इंडिया के खिलाफ, वो उसको इंडिया को कभी भी इजी ले ही नहीं सकती, जिस अंदाज में उनके बैट्समैन ने देखे ना 24 बॉलों में 40 रन करके चले गए। यानी आपने तो पूरे का पूरा वो सेटअप ही जो है ना वो चेंज कर दिया ना ऊपर आपने ओपन जाके ऐसी पिच के ऊपर जो मुश्किल पिच थी बैटिंग के लिए। आप देखें कि अगर आप हम 240 मतलब 270 के अराउंड वो खुद ये कह रहे थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब विराट कोहली ने जब अपना इंटरव्यू दिया उसने कहा कि हम तो अपने पार स्कोर से हम 25-30 रन ज्यादा कर गए। और उसके बाद यही जैसे भी हम बात करेंगे अभी, क्योंकि मैं चाहूँगा कि फैज़ान जो है वो क्योंकि अपने फेवरेट क्रिकेटर के मतलब बात करें जो बैट्समैन है, आज उसने अपनी सालगिरह पे 100 किया, 35वीं सालगिरह थी। और जैसे कि हम देखते हैं पाकिस्तान में अगर किसी की सालगिरह हो तो उसके फ्रेंड्स उससे ट्रीट मांगते हैं, तो आज ट्रीट जो है विराट कोहली ने अपने बेंच में बैठे दोस्तों को, अपने कलीग्स को और अपने फैंस को और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रिकेट को देखते हैं विराट कोहली को पसंद करते हैं, उनको ट्रीट दे दिया है। क्योंकि इस मैटर को देखना इट्स ट्रीट टू वॉच। उन्होंने आज अपनी 49th सेंचुरी स्कोर की है और अपने आइडियल, अपने हीरो सचिन रमेश तेंदुलकर
तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है उन्होंने लेवल किया है और वो बहुत खुश नजर आए, थोड़े से इमोशनल भी नजर आए और जो है ना हमने उनकी क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया। लोग कह रहे थे कि आज सेल्फिश नजर आ रहे हैं इसमें, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने पीछे नहीं देखा और देखें एक बड़ी अच्छी चीज़, हालांकि 101 रन उन्होंने 121 बॉलों पे किए थे, 83.47 का इनका स्ट्राइक रेट है। लेकिन इसकी वजह ये है कि इनको इंस्ट्रक्शंस थी, इनका रोल ही यही था कि इन्होंने 50 ओवर तक खेला, बैट इन द डीप। हाँ, ये इन्होंने अपने इंटरव्यू में बाद में कहा कि बैट इन द डीप, और वो टिल मैं प्रोड्यूसर से दरखास्त करूंगा एक दफा फिर से हमें रोल को समझने की बात करते हैं, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन ना एक तो प्लान बना, उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। सो ये ऐसे ही प्लेयर कर सकते हैं कि उन्होंने आखिर वक्त तक अपने सारे स्ट्रोक्स उन्होंने रोक लिए, उन्होंने कहा ठीक है जो मुझे बॉल मिलेगी मैं उसको मारूंगा, और उसमें भी 121 बॉल में 100 किया, इतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। उसके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स खेलते थे उन्होंने स्कोर को 325, जो कि वो कह रहे थे कि हम नहीं समझते कि इसको साउथ अफ्रीका चेज कर सकेगी, और अर्ली स्टेजेस पे जैसे ही डेंट पड़ा, प्रोवाइड फिर भी उनके फास्ट बॉलर्स ने ऊपर के प्लेयर्स को आउट करके स्पिनर्स को जो है पूरा वो दिया कि ये अब आके अटैक कर ले, ये वो पिच ही ऐसी थी कि स्पिनर्स को। और इसी जवाब में हारून साहब एक और सवाल छुपा है, लेकिन वो हम ब्रेक के बाद लेंगे आपसे कि जब पाकिस्तान में हमारे प्लेयर्स इस तरीके से परफॉर्म कर रहे होते तो हम ये कहते थे कि ये एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है, और अगर वाकई विराट कोहली क्रीज पर ना रुकते तो शायद स्कोर बोर्ड पर स्कोर इतना ना बनता, और ये जो बैटिंग पिच है यहाँ पे स्पिनर्स अपना रोल उस तरीके से प्ले ना कर सकते। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू सनसिल्क क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश बाय सप्लाइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। तो जनाब ब्रेक पर जाने से पहले हम एक सवाल आपके लिए छोड़ गए थे, उसका जवाब हमने हारून साहब से लेना है कि जिस तरीके से आज कोहली अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर रहे थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए करनी थी, इसलिए कि जब आप देख रहे हैं कि एक आपको पिच उस तरीके से रिस्पांस नहीं दे रही और एक हाई वोल्टेज मैच और आपने अपनी टीम को हर सूरत जितवाना है, तो वहां पर आपका पिच पे स्टे करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ऐसे में हमारे प्लेयर्स, स्पेशली मैं बाबर के हवाले से भी बात करूं, मैं कंपैरिजन यहाँ पे हरगिज ड्रॉ नहीं कर रही, क्योंकि हर प्लेयर अपनी हैसियत में एक अपना मकाम रखता है। लेकिन जब पाकिस्तान में इस तरीके से हम एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो उसको इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? ये अपने लिए खेल रहा था, टीम के नहीं लिए खेल रहा था, उसने तो अपने स्कोर किया और चला गया। फॉर दैट मैटर 11 के 11 प्लेयर्स को कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली देखें एज ए लेमैन, और जब आप देख रहे होते हैं तो लोग यही समझते हैं कि शायद ये अपने लिए खेल रहे हैं। देखें सर सहाफ़ी तक भी ये बात करते हैं। देखें अब मैं इसके ऊपर क्या बात करूं, एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा अगर मैंने कोई भी ऐसी बात कर दी। मैं नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ जरा सी बात को पढ़ के लोग उसका नोटिस आते हैं, बात का पतंगड़ बना देते हैं। मैं सिर्फ आपको क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो ये चाहेगा कि मेरी कंट्रीब्यूशन से मेरी टीम जो है वो हार जाए। ये नहीं हो सकता, ये बहुत कम होता है ऐसे ये बातें करने, क्योंकि आगे आपने ऑपोजिशन को भी देखना है कि वो किस तरीके से आप पे अटैक कर रही है, कैसे नहीं कर रही। आज की अगर हम सिचुएशन से बात करते हैं तो देखें वो रोल डिफाइंड था, क्योंकि जब उन्होंने शुरू में जाके जब बैटिंग की तो उनको आइडिया हो गया कि इस पिच के ऊपर ग्राफ्ट करने की जरूरत है, ये आपको खुले हिटें मारने नहीं देगा। उसका रिजल्ट उसका जवाब इस तरह मिलता है कि जो फ्री हिटर्स थे उसके साउथ अफ्रीका के वो नहीं उस तरह की हिटें मार सके, इसलिए नहीं मार सके कि पिच उस तरह की नहीं थी। हम यही अभी तक कहते चले आ रहे थे कि साउथ अफ्रीका की टीम ने उस वक्त हिटें मारी हैं जहाँ पर गेंद तेज आ रहा हो बल्ले के ऊपर, यहाँ ऐसा नहीं आ रहा था। सो मेरे अपने नज़दीक जो आज विराट कोहली ने देखें, जो उसने इंटरव्यू में बड़ी समझदारी वाली बातें की हैं। उसने कहा कि मुझे पिच को देख के आइडिया होगा तो मेरा मैसेज जो है वो ड्रेसिंग रूम में गया, वहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस आई कि आपने आखिर वक्त तक खेलना है, आपके इर्द गिर्द लोग खेलेंगे, उनको हम रोल डिफाइन करके भेज रहे हैं। सो कहता है मैंने वही किया। दूसरा उन्होंने एक चीज़ ये कही कि जब उन्होंने आप देखें कि आज उसने सेंचुरी करने के बाद किसी किस्म का कोई जोश नहीं दिखाया, अग्रेशन नहीं दिखाया। मैं बड़ा मिस किया इस चीज को। उसके रीजन था, लिटरली उसका रीजन ये था कि उसने आज अपने हीरो का अपने आइडल का जो है वो रोल रिकॉर्ड जो है वो लेवल किया, उसको बराबर किया। सो उसने उसको वो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और उसने जब इंटरव्यू में उससे बात हुई है तो उस पर भी उसने जो है वो उतना उसको प्रेज किया है कि जो मर्जी होता रहे, मैं तेंदुलकर की तरह नहीं बन सकता, वो मेरा रोड मॉडल था, मैंने उसको फॉलो किया, और वो मैं जितना मर्जी यहाँ से रन्स कर जाऊँ या आगे निकल जाऊँ, कुछ भी हो जाऊँ, लेकिन यस मेरे लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट है आज मेरा कहते हैं लोगों ने इसको मेरे बर्थडे का यादगार दिन बना दिया, लेकिन यह है कि मेरी तो ड्यूटी ये थी कि मैंने अपनी टीम के लिए अच्छा करना है, और मैं टीम के लिए एक्साइटेड था, और मैं अब बहुत इंजॉय कर रहा हूँ
मुझसे हर्षा ने ये भी पूछ लिया कि जी आप जब वो आपका स्लम पीरियड आया था उसमें आपने बड़ा कह रहे मैं तो वो नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मैंने जब रियलाइज किया कि मैं उन दिनों में मैं एंजॉय नहीं कर रहा था क्रिकेट, सो मे बी मैं जो हूँ इसको इस तरह नहीं खेल सका, लेकिन अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ। टीम के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन से टीम जीते, और टीम जीत रही है। आई एम हैप्पी, और हमारी पूरी टीम जो है अपना अपना रोल निभा रही है। हारून भाई, एक सवाल जो हर्षा भोगले ने भी पूछा और प्लेयर ऑफ द मैच का जब अवार्ड मिला तब भी पूछा गया, विराट कोहली ने तो जवाब दे दिया कि आई एम नो बेटर देन सचिन तेंदुलकर, उन्हीं को देखकर हमने क्रिकेट खेलना शुरू की है, तो मैं उनसे बेहतर कभी भी नहीं बन सकता जितने मर्जी रन या सेंचुरी स्कोर कर लूँ, या फॉर दैट मैटर उनका सेंचुरीज और सेंचुरीज का जो है रिकॉर्ड तोड़ दूँ। लेकिन मैं आपसे एज ए बैटर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, हु इज बेटर, कि सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली? देखिए, मेरा जो एक और थोड़ा सा मेरा जो सोचने का अंदाज या वे करने का अंदाज डिफरेंट है, क्योंकि इराज डिफरेंट होते हैं जी। डिफरेंट इराज में आपको डिफरेंट ऑपोजिशन मिलती है, डिफरेंट आपको बॉलिंग को फेस करना पड़ता है। आपके टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें तो तेंदुलकर के बहुत आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, इसी तरीके से उसका वनडे में भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। लेकिन जो फर्क सिर्फ ये है कि लोग जो ज्यादातर ये बात कर रहे होते हैं कि तेंदुलकर की इनिंग से इंडिया की टीमें शायद इतना जीती नहीं जितना विराट कोहली की इनिंग्स के से जब भी वो 100 करता है या जब भी वो चेज करता है वो टीम को जिता के ही बाहर करता है। वेयरएज तेंदुलकर के ऊपर ऐसा नहीं। लेकिन आई थिंक ये कहना मेरे अपने नज़दीक प्रॉब्ली उस वक्त तेंदुलकर की जो टीम थी उसके पास वो बॉलिंग आर्मरी नहीं थी जो ये जब वो कैप्टन थे तो उनके पास ये वाली बॉलिंग आर्मरी नहीं थी जो आजकल इंडिया के पास है। सो मेरे अपने नज़दीक ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक जो फर्क वाजे तौर पे नजर आता है वो ये है कि विराट कोहली ने कम मैचेस में 277 इनिंग्स जो है वो अचीव किया है, वेयरएज सचिन तेंदुलकर 452 मैचेस के लिए। तो ये शो करता है कि कंसिस्टेंसी इनकी ज़्यादा है। इनके पास अभी 2-3 साल हैं जिसमें ये और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। आई एम नॉट श्योर कि टेस्ट लेवल के ऊपर ये टेस्ट क्रिकेट में उनके बराबर ये पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये वनडे में मुझे लगता है ओवरऑल मुझे लगता है सेंचुरीज का जो रिकॉर्ड है वो हो जाएगा वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू, 79 तो हो चुके हैं। हाँ, हो चुके हैं। और अभी लेकिन अभी भी बड़ी सेंचुरीज बाकी है, ऐसा नहीं है कि 21 सेंचुरीज बहुत होती हैं। लेकिन वनडे में चांसेस ज्यादा इसलिए होते हैं कि नंबर 3 टॉप का बैट्समैन आप देखें तेंदुलकर ओपन करते थे, इसलिए भी जो टॉप 3 के बैट्समैन हैं उनके पास ज्यादा चांसेस है कि वो सेंचुरी स्कोर कर सकें। और वर्ल्ड कप की जिस किस्म की पिचेस हैं और वो अपना होम ग्राउंड्स हैं उनको पता है, उनको पता था। इसीलिए आप देखें ना, मैं आपको कह रहा था कि क्यों उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग, जी उनको पता था कि सेकंड टाइम पिच स्लो हो जाएगी, स्पिन होगी और उसके बाद भी वो हेल्प नहीं मिलेगी जो पहले हमें बैटिंग में मिल सकती है, और उसका उन्होंने एडवांटेज लिया। आपके ख्याल में रोहित शर्मा ने आते ही जो अटैक किया ऐसे तो नहीं किया होगा? बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हारून साहब, अब विराट कोहली की तो हमने बहुत बात कर ली और इंडिया की बैटिंग की बात कर ली, हम साउथ अफ्रीका पे बात कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन मैं साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है हारून साहब, मैं वो लेना चाह रही हूँ, क्योंकि हम क्रिकेट तो अच्छी देख रहे हैं इंडिया की तरफ से और उसमें कोई शक नहीं है, वो अपने तीनों डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि आज पिच पर खड़े हुए थे विराट, और फिर उनको वहां से मैसेज आता है कि आपने खड़े रहना है और आपने खेलना, क्योंकि पिच उस तरीके से साथ नहीं दे रही, क्योंकि वहीं के प्लेयर्स हैं, उनका अपना होम ग्राउंड है, वो उस चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से रीड करते हैं। तो आपको लगता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अभी तक जितने भी मैच हुए हैं, एक कॉमन मैन के अगर हम आंख से देखें तो क्या वाकई में इंडिया को ये एज रहा है कि उसने अपनी हर पिच को कैलकुलेटिवली रीड किया है, जो कि बाकी आधी गेम या सेकंड इनिंग्स में जाके उन्हें समझ आती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली ये सारे प्लेयर्स तो उन्हीं ग्राउंड्स पे खेले हुए, डोमेस्टिक क्रिकेट वहाँ खेलते हैं, इंटरनेशनल सीरीज जो होती है वहाँ खेलते हैं, IPL वहाँ होती है, फिर वनडे क्रिकेट जितनी भी इंटरनेशनल जो सीरीज जो होती है बहुत है इंडिया में, और बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए उनको ये तो इसीलिए तो आप देखेंगे उनका हर वो मूव जिस भी वो ग्राउंड पे जाते हैं उसके मुताबिक होता है। इवन के कई जगहों पे तो टॉस हारने के बाद भी जो उनको डाला गया तो उनको अपने उनका होम कंडीशंस का पता है, इसलिए वो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक जिस फॉर्म में और जिस तरीके से ये खेल रहे हैं वो ऐसे अनबीटेबल टीम लग रही है। लेकिन अमूमन कभी आपको लग रहा है कि टॉप 4 में हमारे पास टीम्स हैं, वो उनमें से कोई एक हो अभी भी आपको जो लग रहा है इनको टफ टाइम? मुझे लगता है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी है, नहीं साउथ अफ्रीका भी है। आई थिंक देखें, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कंडीशंस ऐसी मिल गई और बिल्कुल ओवरऑल हो गया, लेकिन अब ये तो डिपेंड करता है ना। लेकिन मेरे ऐसा नहीं कि ये बीटेबल नहीं है, बीट हो सके, इसको कर सकते हैं आप। इंडिया को भी उनका भी तो कभी बुरा दिन होगा ना, कैचेस छूट सकते हैं, बॉलिंग ऑफलाइन हो सकती है, आप बॉलिंग पे चार्ज आप कर सकते हैं। नहीं, ये चीज़ें तो देखिए होती हैं। अब
इस वक्त तो बहुत ही कंसिस्टेंटली वो लोग वो रोल निभा रहे हैं। तीनों पेसर्स जो हैं हाँ। बहुत ज़बरदस्त वो बॉलिंग कर रहे हैं, और उसके बाद स्पिनर्स तो कंसिस्टेंसी की जब आप बात करते हैं तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, जो हम पिछले वर्ल्ड कप देखते हैं, 2015 में इंडिया ने टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया, 2019 में टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया, 2023 है इन्होंने 8 मैचेस के लिए 8 मैचेस जीते, टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया। तो कंसिस्टेंसी सिर्फ इसी वर्ल्ड कप में नहीं है, दीगर वर्ल्ड कप में जब MS धोनी उनके कैप्टन थे, लेकिन तो समझ आ रही है जाके तो कहीं ना कहीं एक मैच बुरा पड़ता है। वो नॉकआउट स्टेजेस में बुरा पड़ता यही है। बात है कि वो सेमीफाइनल का जिंक्स तोड़ पाएंगे या नहीं, ये सवाल सबसे बेटर है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ना, कि इसका मतलब ये है कि वो इस दफा और ज्यादा कॉशियस होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ होम कंडीशन का एक बहुत बड़ा वो है। एडवांटेज अब होगा। देखना ये है कि इनके सामने सेमीफाइनल का हरीफ कौन है। यू नेवर नो, अगर पाकिस्तान हो तो then वो तो फिर वो नर्व्स का खेल रह जी, जाता है। जी, जी, उसमें टैक्टिक्स ये वो जी, कुछ जी, नहीं जी, चलता, जी, उसमें जी, जज्बा चल रहा होता है। पाकिस्तानी भी बड़े जज्बे से खेल रहे होते हैं। आई विश कि पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से Qualify कर जाए। मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया भी ना आधी पाकिस्तानी और आधी इंडिया में डिवाइड हुई है। बिल्कुल ऐसी है, जब ये मैच होता है पूरी दुनिया ऐसी है। लोग तो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में या फाइनल में। इवन फॉर द ब्रॉडकास्टर्स ये जो है ना मैच गोल्डन मैच होता है, वो उस दिन में बहुत कमाते हैं। अभी आज थ्रू आउट कमेंट्री में पाकिस्तान की चांसेस की डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की टीम का एक ऐसा हो रहा है कि वो उसके बगैर वो समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बगैर मुझे लगता है ये दोनों टीम्स किसी भी टूर्नामेंट में जब आमने सामने आती हैं उस टूर्नामेंट की रौनक बढ़ा देती हैं। और हमने जो एक टीम है उसकी बात करनी है जिसने आज मैच को हारा है, और ये पहली दफा नहीं, ये तीसरी दफा है कि जब वो दूसरी बारी ले रहे थे, नीदरलैंड के खिलाफ मैच हारे, पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारते हारते रह गए, और आज इंडिया के खिलाफ तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। साउथ अफ्रीका ने अब अगला मैच अफगानिस्तान के साथ खेलना है। फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान भी होप कर रही है कि वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाए। उनके 2 मैचेस बाकी हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ और एक साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका की आज की परफॉर्मेंस देखने के बाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में ही मैच है अहमदाबाद में, स्पिन अटैक जो है सामने होगा अफगानिस्तान का। तो स्पिनर्स के खिलाफ क्या साउथ अफ्रीका फिर से उस तरह की बैटिंग कर पाएगा जैसे पहले बैटिंग करते हैं? अगेन ये डिपेंड करता है। आई थिंक अहमदाबाद के पिच के ऊपर मैं देखता हूँ कि बैटिंग के लिए काफ़ी साजगार होती है, वहाँ पर बैटिंग अच्छी हमने करते हुए देखा है सारी टीमों को। लेकिन अगेन जो अफगानिस्तान का स्पिनिंग डिपार्टमेंट है ना, वो भी कोई बुरा डिपार्टमेंट नहीं, बुरा नहीं। सो अगर वो सेकंड बॉलिंग करता है तो प्रॉब्लम तो साउथ अफ्रीका को हो सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अफगानिस्तान इसलिए ऑल आउट जाएगा कि उसको चांसेस अपने नजर आ रहे हैं सेमीफाइनल में जाने के, तो इसलिए वो तो कोई भी अभी मैच जो है वो जिस तरीके से वो भी खेलते हुए आ रहे हैं, वो भी बड़ी समझदारी के साथ खेल रहे हैं, अपना पूरे प्लान को वो देखते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, और अभी तक वो कामयाब हैं। लेकिन हारून साहब अफगानिस्तान जैसे हमने बात की प्लान की, वो चेज करने जा रहे हैं सॉरी चेज करने जा रहे हैं और कन्विंसिंगली चेज कर रहे हैं, पहले उनको आउट कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा साउथ अफ्रीका को जब आपने पहले बारी दी है तो 300 350 से नीचे स्कोर नहीं आया। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब टॉस बहुत मैटर करेगा। नहीं मैटर तो करेगा, तो अब ये लोग सोच रहे होंगे ना, देखें ना 3 मैचेस अगर कोई टीम बुरा खेल गई सेकंड बैटिंग करते हुए, तो जो भी ऑपोजिशन होगी जब वो अपनी टीम मीटिंग करेगी तो इसके ऊपर डिस्कस करेगी। और पता चल गया है साउथ अफ्रीका, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग कल ना कहीं अपने स्पिनर्स के हवाले से बड़ा एक्सपोज हुए, वैसे साउथ अफ्रीका नजर आ जाते हैं। हाँ, नजर आ चुकी है कि वो जब चेज करने के लिए जाएंगे तो कोई भी टीम हो वो उतनी जल्दी उस तरीके से उसको हाईजैक नहीं कर सकते। लेकिन आप 50 जितने भी रन्स पे ये आज आउट हुए हैं, 83 के ऊपर ये आउट हुए हैं, और उसके बाद आप सोचेंगे अगर अफगानिस्तान 250 से ऊपर भी कर जाती है और अगर उस पिच में थोड़ी सी भी हेल्प है स्पिनर्स के लिए तो व्हाई नॉट। नीदरलैंड ने 246 या 42 किया था और उन्होंने कैसे हरा दिया, स्पिनर्स थे उनके पास, वो ये बात है। तो उन्होंने किया, दोनों उनके पास जो ऑफ स्पिनर थे और उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी था। सो अभी तो आगे के मैचेस जो है ना, और हमेशा हम ये देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है कहीं ना कहीं तो चोक करती है, और अभी हम देख रहे हैं कि 2-3 मैचेस में उन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला, वो लकी थे कि पाकिस्तान से मैच जीत गए, वरना इस वक्त वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती टेबल पे। बहरहाल वो मैच उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीतने की वजह से आज वो नंबर 2 पे बैठे हुए हैं और वो क्वालिफाई कर गए। बाकी जो ये 3 टीमें भी जो नीचे हैं, इन्होंने आपस में फाइट करनी है, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हम पॉइंट्स टेबल, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम पॉइंट्स टेबल पर भी डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि पहले की 2 जो टीमें हैं, 2 टीमें नहीं कह सकते, फर्स्ट वन जो है वो इंडिया डिक्लेयर हो चुकी है, सेकंड पोजीशन साउथ अफ्रीका पाकिस्तान या तीसरे पे आएगी, ये अभी उनके अगले मैचेस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो दीगर 2 स्पॉट्स हैं जहां पर इस वक्त अभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया विराजमान है, उनको चेंज करने में जो दीगर मैचेस हैं वो कितना रोल प्ले करेंगे, हमने ये भी डिस्कस करना है। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान।
जी वेलकम बैक टू सनसलिक क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय सरप्राइज एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। तो पॉइंट्स टेबल पर जनाब क्या तमाशा है वो चलकर देख लेते हैं। ये तो सबको पता है कि नंबर 1 पर इंडिया इस वक्त लीड कर रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका आज के मैच के बाद कुछ अच्छे नंबर्स नहीं रख रही और पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त दूसरे नंबर पर 12 पॉइंट्स के साथ, जबकि ऑस्ट्रेलिया 10 पॉइंट्स के साथ अपने 5 मैचेस जीत गई है, 7 मैचेस खेल चुकी है। न्यूजीलैंड और नंबर 4 8 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं और 8 ही पॉइंट से, लेकिन रन रेट का जो एक हम देख रहे हैं फैजान, वो एक अच्छा खासा बड़ा मैटर करता है विद इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान को अगला मैच अगर जो जीतना है वो इंग्लैंड से है। फॉर दैट मैटर अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच होता है और न्यूजीलैंड मैच को जीत जाती है सिर्फ 1 रन से भी, तो पाकिस्तान को 130 रन के मार्जिन से या फिर 29 ओवर्स में जो भी टारगेट होगा उसको चेज करना होगा टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान अभी जो है वो 6ठे नंबर पे हमें नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ 7 मैचेस खेले हैं उन्होंने, उनके अभी 2 मैचेस बाकी हैं, उनके पॉइंट्स 8 हैं और अगर वो अपने 2 मैचेस जीत जाते हैं या 1 मैच जीत जाते हैं, वो भी उस जो है ना एक लाइन में खड़े हो जाएंगे जिसमें न्यूजीलैंड पाकिस्तान खड़ा होगा। बिल्कुल, फिर तो नेट रन रेट पे ही आएगा। और जिस तरह बता रहे हैं, देखें इक्वेशन तो काफ़ी मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि आसान होगा, लेकिन अगेन आपने ये सारी चीज़ों को भूल जाना है, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में होगा कि सारे मैचेस पीछे ख़त्म हो चुके होंगे और उसमें पाकिस्तान को सिर्फ अगला जो मैच है जो इंडिया और नेदरलैंड, उसका 9 नवंबर को है न्यूजीलैंड श्रीलंका और 11 नवंबर को है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। तो हमें कैलकुलेशंस बाद जो आखिरी मैच जो है वो शायद संडे को जो है वो शायद इंडिया का मैच है किसी नीदरलैंड के साथ, वो मैटर नहीं करता, तो इसलिए पाकिस्तान के पास इक्वेशंस पूरी की पूरी मौजूद होंगी, कैलकुलेशन पूरी। एक ही मैच पाकिस्तान के पास है, अफगानिस्तान के पास एडवांटेज है, उनके पास 2 मैचेस हैं। सो इसलिए अगर वो जीत गए तो वो तो थ्रू ही हो जाएंगे दोनों मैचेस अगर वो जीत गए। और उनकी जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, उनकी बॉलिंग इज अ थ्रेट टू एनी टॉप टीम, मैं ये फील करता हूँ, बट यू नेवर नो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को क्योंकि न्यूजीलैंड का जो मैच है वो भी तो उनके पास 1-1 मैच है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी 2 मैच है, अगर वो भी 2 मैच अपने जीतता है तो वो थ्रू हो जाता है, जिसमें से 1 मैच उनका अफगानिस्तान के साथ है आई गेस, और एक नीदरलैंड के साथ, और एक नीदरलैंड से। नीदरलैंड का तो मुझे लगता है कि हालांकि नीदरलैंड टॉप टीम को ज्यादा, एक नीदरलैंड के साथ नहीं, आई थिंक बांग्लादेश के साथ है, नीदरलैंड से खेल चुका है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश की। सो इस वक्त और कुछ नहीं सोचना चाहिए, अगले मैच के ऊपर फोकस करें, सारी कैलकुलेशन सामने होंगी, चाहे क्वालिफाई करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान मुझे इतना पता है कि वो जाएगा जरूर, जो भी उसको इक्वेशन मिलेगी, जो भी उसको कैलकुलेशन के मुताबिक पता लग जाएगा, इतने रन्स करने हैं कि हमने इतने पहले वी जस्ट होप कि उस दिन हमारे दिल ना टूटे सोच के जो मुझे लग रहा है ना। लेकिन अगर हारून साहब, जैसे अफगानिस्तान के 2 मैचेस हैं और हमने देखा कि अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसकी जो सामने टीमें हैं वो भी बड़ी टीमें छोटी नहीं है। अगर अफगानिस्तान अपने किसी एक मैच में भी चौक कर जाता है, जैसे कि एक मैच वो जीत गया, दूसरा वो हार जाता है, तब भी क्या कोई बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मैच की जो आप बात कर रहे हैं उसमें मैं नाज़रीन को बता दूं, नवीनुल हक ने जो एक अपना एक्स अकाउंट पे या फिर शायद इंस्टा अकाउंट पे उन्होंने एक शेयर की है स्टोरी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऑस्ट्रेलियंस ने ह्यूमन राइट्स पे बात करते हुए हमसे सीरीज खेलने के लिए मना किया था, अब उनका वो स्टैंड कहां पे है, दे हैव टू प्ले अस इन द वर्ल्ड कप और वी विल बीट देम इन दैट मैच। तो उन्होंने एक अलग ही रेवलरी बना ली है, वो इसलिए कि वो देखना वो तो और ज्यादा चार्ज्ड अप होंगे ना, इसलिए कि उनका टूर ही इन्होंने कैंसिल कर दिया था। सो ये चीज़ें होती हैं, ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा उस पर होगा कि यार हमने इनको वो नहीं, और ये जिस तरह की ये स्टेटमेंट्स हर कोई पढ़ रहा होगा और हर कोई ये बात कर रहा होगा, लेकिन जैसे आपने कहा ना अफगानिस्तान खेल तो अच्छा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक अगर वो नहीं भी क्वालिफाई करते तो ये जो टूर्नामेंट में जिस तरीके से वो खेले हैं, उन्होंने बता दिया कि वो फ्यूचर की एक ऐसी टीम है जो आगे जाके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो क्वालिफाई कर चुके हैं। हाँ, वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो मैच इंग्लैंड से है, अब इंग्लैंड इस वक्त सबसे बॉटम ऑफ द टेबल पे है, उसके पास 2 मैच बाकी हैं। सो अगर वो दोनों मैच जीतती है तो उसके चांसेस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बन जाते हैं। सो इसलिए इंग्लैंड इतना आसानी से तो नहीं किसी कोई भी मैच, हम आपसे हम क्या ये कह रहे हैं कि हम हार जाएं,
इंग्लैंड से। नो, मैं कह रहा हूँ कि आपको हर हाल में तैयार रहना होगा। नहीं, अगर एक साल अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड नहीं खेलेगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। अभी सेमीफाइनल खेल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप वैसे ही, हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, हम होस्ट हैं, हम आपको 2-3 मैचेस वैसे खिला देंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले या उसके बाद में, आपका शौक पूरा हो जाए। हमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। नहीं, खैर ये तो आप बिल्कुल हम लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई मीन वो काफी क्योंकि उनको भी बैकलैश का सामना होगा। अगर वो 10वें नंबर पे फिनिश करके वहां पहुंचेंगे, सिर्फ एक मैच जीता होगा, और सारे फॉर्मों, इस वक्त तो सारे इनके क्रिकेटर्स जो हैं वो बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं जी। लेकिन जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा तो ये कमेंट्री जो है ना, ये किसी और क्रिटिसिज्म में तब्दील होगी। और ये सारी चीज़ें जो उनकी सिलेक्शन पे बात आती है और उनके जो वे ऑफ क्रिकेटिंग सेंस है या वे ऑफ प्लेइंग है उस पे बात आती है। इंग्लैंड नो डाउट हमने देखा हुआ है कि इंग्लैंड ने बहुत सारे मैचेस जीते हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है। 2019 का वर्ल्ड कप किस तरह से थ्रू आउट उन्होंने खेला और एंड में जाके किस तरह से फिनिश किया। ऑब्वियसली उनको भी होम ग्राउंड्स का जो है वो एडवांटेज था, लेकिन सामने जो टीम थी वो उस कंडीशंस में बहुत सारा खेल चुके हैं, खा वो पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो। लेकिन इस दफा इंग्लैंड की परफॉर्मेंस पर बहुत ही मायूसी का सामना हुआ। कहीं तो वो परफॉर्मेंस, कहीं एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस भी नजर नहीं आई, नजर आ रही है कि जो साफ नजर आता है कि मतलब मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि कहां पर इंग्लैंड वो टीम में उसका शुमार हुआ करता था जो हमें पॉइंट्स टेबल पर नंबर फॉर दिस वर्ल्ड कप दे आर फेवरेट्स फॉर सेमीफाइनल। एग्जैक्टली, और वो टीम अगर नंबर 10 पर फिनिश कर रही है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अब तो सारे बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं ना, उसके बाद सारे क्लास लगाएंगे। लेकिन फिर हमें भी ये देखने का मौका मिलेगा कि जब इतनी बड़ी टीम्स खुदा ना खास्ता कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं तो उनकी कमेंट उनको किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी जो सिलेक्शन है वो इतनी अच्छी नहीं थी। वो चंद अच्छे प्लेयर्स को वहाँ छोड़ के आए हैं, जैसे हम रॉय का नाम लेते हैं, हम और दूसरे प्लेयर्स का जो आर्चर का हम नाम लेते हैं, जाफर आर्चर का नाम लेते हैं, और वो प्रॉब्ली 2-3 T20 के प्लेयर्स जो हैं वो उन्होंने बेस्टो को आउट, मतलब आप देखेंगे मुसलसल रन दे रहे हैं और कहीं से भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे। शायद ये उनका आखिरी रन हो कि चले आप खेल लें वर्ल्ड कप, उसके बाद किस एक्सपेंस पे कि आप वर्ल्ड कप में आप बाहर ही हो गए बिल्कुल, यानी ये बॉटम पे फिनिश करेंगे आप। अगर अगले 2 मैच आपने नहीं जीते तो आप तो बॉटम पे फिनिश बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आगे भी इंग्लैंड की टीम ने बहुत सारे मैचेस खेलने हैं फॉर दैट मैटर। अब एज ए चीफ सेलेक्टर मैं आपसे क्या चेंजेस होने चाहिए? नहीं, मेरे नजदीक उनको कैप्टन इशू है। नो, इट्स नॉट दैट, कैप्टन का इशू नहीं है। वहाँ इशू ये है कि उन्होंने एक नया ये कॉन्सेप्ट वहाँ आ गया है, हर जगह पे ये कह रहे हैं कि जी हर फॉर्मेट का डिफरेंट कोच होगा। मेरे अपने नज़दीक, क्योंकि कुछ जो कोर टीम होती है वो तीनों फॉर्मेट खेल रही होती है, 3 से 4 या 4 से 5 प्लेयर्स जो है ना पूरे, अब वो डिफरेंट कोचेस के माइंडसेट के साथ अपने आप को कैसे अडेप्ट करेंगे, ये इशू मुझे नज़र आता है कि आप टेस्ट टीम को देखें वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में खेल रही है, मैकलम उसको देख रहे हैं, यहाँ एक दूसरे कोच हैं, और वो जब यहाँ आके उनके साथ वो करते होंगे तो ये बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इंग्लैंड की टीम जो है उनके बहुत से इश्यूज हैं इन दिस वर्ल्ड कप जो कि नजर आए हैं, उनको सॉल्व करना होगा। कल का मैच जो है वो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश है, वो भी एक अहम मैच होगा फॉर दिस राइवलरी, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश और श्रीलंका अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनके लिए ये भी चीज़ है कि हमने टॉप 7 या टॉप 8 में फिनिश करना है ताकि हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में खेली जानी है उसके लिए क्वालिफाई कर लें। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।